everyone, welcome in the online classes of Shivaji Group of Institutions. So as you all know that I am explaining lesson heredity and evolution, and today's topic is genetic drift and evolution. So student, I am going to explain this genetic drift with the help of an example. So suppose there are some red beetles living in green bushes, and there, because of sexual reproduction, variations take place, and these red beetles are continuously eaten by crow. Now let's consider first situation. In first situation, red beetles gave birth to green beetles because of variation. You all know about variation. Variation takes place with the help of sexual reproduction, and with the help of sexual reproduction, red beetles reproduce green beetles. And green beetles, when give birth to their progeny, then their progeny is also green in color. And now these green beetles are not eaten by crow. Only red beetles are eaten by crow. So in this case, what is the result? Result is this, that green beetles became more than red beetles, and this is because of natural selection, because they got survival benefit. Now let's discuss about second situation. In this situation, again sexual reproduction takes place, and now when sexual reproduction takes place, then because of variation, blue beetles came in progeny. Then these blue beetles gave birth to blue beetles in their progeny, and now these beetles are also eaten by crows. And in this situation, what is the result? Red beetles are more than blue beetles. Okay. Now accident was caused in which elephant come and stamps on that bushes where these beetles are living, and after this accident, mostly blue beetles survive. And now what is the result? More blue beetles are present in that area. In this case, there is no survival benefit because it occurs in nature itself, and also change frequency of same genes if no survival advantage. स्टूडेंट्स, मैंने आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड इवोल्यूशन के बारे में बता रही हूँ, जिसको मैंने एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है आपको कि एक बुश है, ग्रीन बुशेस है जहाँ पे ग्रीन लीव्स प्रेजेंट होंगी. उन ग्रीन लीव्स पे कुछ रेड बीटल्स रह रही थी. वो रेड बीटल्स वहाँ पे रह रहे हैं, उनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस आ रहे हैं, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं. एंड ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन है इन देयर कलर. वहाँ पे कलर वेरिएशन आ रहा है. ओके. नाउ पहले क्या हो रहा है, रेड बीटल्स वहाँ पे रह रही है, उनको क्रोस कंटिन्यूअसली ईट कर रहे हैं. जब ईट करें तो ऑब्वियस सी बात है उनकी पॉपुलेशन वहाँ पे कम हो रही है. बट कुछ सिचुएशन अब हम कंसीडर करेंगे. जस्ट एक फॉर्मेट था उनका कि रेड बीटल्स रह रही है ग्रीन लीव्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन हो सकता है कलर में, एंड इन रेड बीटल्स को क्रो कंटिन्यूअसली ईट कर रहे हैं. अब हम यहाँ पे कुछ सिचुएशंस की बात करेंगे. तो पहली सिचुएशन ये थी कि रेड बीटल्स में वेरिएशन आया, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था. कलर वेरिएशन आया, और इस कलर वेरिएशन की वजह से ये रेड बीटल्स ने ग्रीन बीटल्स को बर्थ दिया. अब जब यहाँ पे ग्रीन बीटल्स आ गए, तो उन्होंने जो अपनी प्रोजेनी दी, जो उनके नेक्स्ट जनरेशन में लोग आए, वो भी क्या थे, ग्रीन बीटल्स ही थे. और ये ग्रीन बीटल्स को जो है क्रो ईट नहीं कर रहा था. नाउ रीजन क्या है कि रेड बीटल्स को ईट कर रहे थे, ग्रीन बीटल्स को ईट नहीं कर रहे थे. तो हमने आपको बताया कि लोग ग्रीन बुशेस, ग्रीन लीव्स पे रह रहे हैं. ओके, लीव्स का कलर क्या है, ग्रीन. अब इस ग्रीन लीफ पे जब रेड बीटल होगा, तो उसको इजिली क्रो क्या कर सकता है, देख सकता है. रेड इज इजिली विजिबल इन द ग्रीन कलर लीफ. बट अगर ग्रीन लीफ पे ग्रीन बीटल ही प्रेजेंट है, तो उसको क्रो को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. इस वजह से ये जो ग्रीन बीटल्स आए, इनको क्रोस ईट नहीं कर रहे हैं. अब क्योंकि रेड बीटल्स कंटिन्यूअसली क्रोस ईट कर रहे थे, ग्रीन बीटल्स को ईट नहीं कर रहे थे, तो इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये हुआ कि ग्रीन बीटल्स ज्यादा हो गई इन कंपैरिजन टू रेड बीटल्स. ग्रीन बीटल्स का वहां पे जो रेट था, जो फ्रीक्वेंसी थी, वो ज्यादा हो गई. नाउ रीजन क्या था इसका, किस वजह से ये हुआ? तो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. आई टोल्ड यू अबाउट नेचुरल सिलेक्शन की जो फिटेस्ट वन होता है, जो नेचर के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लेता है, वही वहां पे सर्वाइव कर पाता. और यहाँ पे सिमिलर यही चीज हुई. नेचुरल सिलेक्शन ने सर्वाइवल बेनिफिट दिया ग्रीन बीटल्स को, क्योंकि ग्रीन जगह पे रहना है, वो भी ग्रीन हो गई, क्रोज को विजिबल ही नहीं है, तो क्रोज उनको ईट नहीं कर पाएंगे. यहाँ पे उनको सर्वाइवल बेनिफिट
मिल गया। नाउ लेट्स कंसीडर सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन इज क्वाइट डिफरेंट विद द फर्स्ट वन। इसमें क्या हुआ, इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ दोबारा से। अभी तक हमारे पास ग्रीन बीटल्स थी, रेड बीटल्स थी, यहाँ पे एक न्यू वेरिएशन आ गया, यहाँ पे हमें मिल गई कुछ ब्लू बीटल्स। अब जो ब्लू बीटल्स के प्रोजेनी हुए, उनके जो नेक्स्ट जनरेशन में आए, वो भी सब क्या थे, ब्लू बीटल्स ही थे। अब इन ब्लू बीटल्स को भी क्या हो रहा था, ईटन बाय क्रोस, इनको भी क्रोस कंटिन्यूअसली ईट कर रहे हैं। अब ग्रीन ऑलरेडी ज्यादा है, ग्रीन के कंपैरिजन में कोई नहीं है, ग्रीन सबसे ज्यादा। अब क्या रेड को भी ईट किया जा रहा है, ब्लू को भी ईट किया जा रहा है, तो इन दोनों में से ज्यादा कौन है, इन दोनों में से ज्यादा हो जाता है रेड, एंड रेड के बाद सबसे कम जो वहां पे बीटल्स है वो है ब्लू। ठीक, ये अभी तक का रिजल्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब ब्लू भी आ गया है, रेड भी आ गया, ग्रीन भी आ गया, ब्लू प्रोजेनी को बर्थ दे रहा है, क्रोस कंटिन्यूअसली ईट कर रहे हैं। बट देन एक एक्सीडेंट होता है। इस एक्सीडेंट में क्या होता है, एलिफेंट उन बुशेस के पास से निकलता है और उन बुशेस को स्टैम्प कर देता है, उनके ऊपर से निकल जाता है। जब वो उनके ऊपर से निकल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, एलिफेंट का जो पैर है बहुत हैवी होता है, उससे जब स्टैम्प होता है तो वहाँ की सारी बीटल्स जो है वो मर जाती। अब जिन्होंने सरवाइव कर लिया वहां पे, वो कौन सी थी, मोस्टली ब्लू बीटल्स सरवाइव। तो अब रिजल्ट क्या है, अभी तक रिजल्ट क्या था कि ग्रीन ज्यादा थी, रेड उससे कम थी और ब्लू सबसे कम थी। बट नाउ ऑपोजिट हो गया, ब्लू जो है वो सबसे ज्यादा वहां पे प्रेजेंट हो गई। सिर्फ ब्लू बीटल्स ही है, मोस्टली ब्लू बीटल्स ने सर्वाइव किया। और जब ब्लू बीटल्स ने सर्वाइव किया तो जो आगे की जनरेशन है उसमें भी मोस्टली क्या हुआ, सब ब्लू बीटल्स ही है, और वहां पे ब्लू बीटल्स की जो फ्रीक्वेंसी थी वो ज्यादा हो गई। अब इस सिचुएशन में किसी को भी सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिला। यहाँ पे आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिला था, ग्रीन लीव्स के अकॉर्डिंग ग्रीन कलर के चेंज हो गए थे, बट यहाँ पे किसी को भी कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिला। नेचर में वो प्रोसेस भी हुआ था, नेचर में ये प्रोसेस भी अकर हुआ नेचर में। चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम जीन्स इवन इफ नो सर्वाइवल एडवांटेज। कई बार क्या है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज आ जा सकता है जीन के सर्वाइवल एडवांटेज ना होने के बाद भी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में चेंज आया था, यहाँ पे क्या चेंज आया था कि ग्रीन ज्यादा थी, रेड उससे कम थी, ब्लू उससे कम थी। ये चेंज क्यों है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। बट यहाँ पे सेकंड सिचुएशन में भी चेंज आया, यहाँ पे ब्लू बीटल ज्यादा बची, और यहाँ पे चेंज का रीजन नेचुरल सिलेक्शन नहीं था, बट यहाँ पे बिना किसी सर्वाइवल बेनिफिट के भी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया। नाउ हमें इन दोनों सिचुएशन से पता क्या चला, हमने दो सिचुएशन पढ़ी, एक में एक्सीडेंट हुआ, एक में नेचुरल सिलेक्शन हुआ। इन दोनों सिचुएशन से पता क्या चला कि रेयर वेरिएशंस पॉपुलेशन में अगर हो सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट। Now, the frequency of certain genes undergoes a change over generation. This is called genetic drift. Genetic drift is the major cause of evolution. Now, there came a third situation in which beetle population again expands, and now there came a disease in the bushes. And as a result of these diseases, a small amount of food is available, and because of a small amount of food, the beetle size is reduced. They became to be smaller in size. Now after some time this disease is eliminated from those bushes or from those plants, and as a result normal food availability is regained, and now beetles came in their original size again. So from this it is proved that there is no genetic drift in this situation. Therefore genetic drift only occurs if gene frequency is affected. So first two situation में पता चला रेयर वेरिएशंस हो सकते हैं, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकते हैं। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ये कि जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड इवोल्यूशन पर जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या? द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन्स अंडरगोज अ चेंज ओवर जनरेशन। जो फ्रीक्वेंसी है जीन्स की वो हर जनरेशन में चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल कभी ग्रीन ज्यादा थी, रेड उससे कम थी, ब्लू सबसे कम थी। ठीक, फिर कोई सिचुएशन आ गई कि जिसमें ब्लू ज्यादा थी, पहले की सिचुएशन क्या थी कि रेड ज्यादा थी। तो क्या यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है जीन्स के, जो जीन्स की काउंटिंग है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती जाए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन्स अंडरगोज अ चेंज ओवर जनरेशन, हर जनरेशन में चेंज होती जा रही। इसी को कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जीन्स में जो चेंज आ रहा है दिस इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट एक मेजर कॉज है इवोल्यूशन का। क्यों?
क्योंकि जब जीन्स की फ्रीक्वेंसी में चेंज आया तभी तो ये इतने सारे चेंज हो पाए, इवोल्यूशन हो पाया एक बीटल से दूसरे बीटल का। नाउ एक थर्ड कंडीशन के बारे में भी पढ़ेंगे। इन दोनों में हमने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट था, चाहे वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से था, चाहे वो किसी एक्सीडेंट की वजह से था। बट थर्ड केस में क्या हुआ, बीटल पॉपुलेशन जो वहाँ बची थी वो पूरी तरीके से एक्सपेंड हो गई एंड नाउ बीटल पॉपुलेशन नॉर्मल पे चल रही थी। बट तभी जहाँ बुशेस में जो वो रहती थी उन बुशेस में डिसीज हो गई, वो बुशेस अफेक्टेड हो गई। उस डिसीज की वजह से रिजल्ट क्या आया कि जो फूड का अमाउंट था वहाँ पे वो कम हो गया। अब बीटल्स को वहाँ पे कम खाना मिल रहा है, जब कम खाना मिल रहा है तो उसका रिजल्ट क्या है कि उनका साइज स्मॉल हो गया, वो साइज में छोटी हो गई। एंड नाउ कुछ टाइम बाद क्या हुआ, डिसीज जो है वो प्लांट से एलिमिनेट हो गई, प्लांट से वो डिसीज खत्म हो गई। जब वो डिसीज खत्म हो गई फिर रिजल्ट चेंज हुआ, फूड अवेलेबिलिटी नॉर्मल हो गई और ऐसे बीटल का साइज भी नॉर्मल हो गया। तो जो हमने थर्ड सिचुएशन पढ़ी इसमें कहीं भी कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं था, जीन की फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है कि रेड ज्यादा हो रही है, ब्लू ज्यादा हो रही है, ग्रीन कम हो रही है। जस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनका साइज स्मॉल हो गया और वो वापस ओरिजिनल साइज पे आ गए। देयर इज नो जेनेटिक ड्रिफ्ट हैपन इन दिस एग्जाम्पल। Therefore, हम कह सकते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट सिर्फ तभी होता है जब जीन की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आता है, जब जीन के नंबर्स में कोई चेंज आता है तब जेनेटिक ड्रिफ्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। वरना ऐसे जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर साइज रिड्यूस हो रहा है, साइज रिगेन हो रहा है, उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है। So this is about genetic drift, that it is a major cause of evolution. Thank you everyone. Students, welcome to your share online classes of chemistry, that is the class of class 10. And the today topic is uses of ethanol. Student, the first use of ethanol is used for the manufacture of paint, medicine, perfume, dyes, as well as synthetic rubber and soap. It is used in the formation of soap in the form of triester and manufacture of paints। आपकी जो भी इंडस्ट्रीज में पेंट इंडस्ट्रीज होती है उसमें पेंट्स के मैन्युफैक्चर में सबसे ज्यादा यूज आपका इथेनॉल का होता है। एंड इट इज यूज इन ऑल टाइप ऑफ मेडिसिन्स एंड सीरप्स, ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड प्रोडक्ट, सीरप्स एंड मेडिसिन्स। Ethanol is the best use and it is also used in perfume industry. The second use is it is used as a solvent। यहाँ पे as a solvent use होता है, easily miscible with water and being a good solvent, ये आपका एक बहुत अच्छा solvent होता है। Like as ethyl alcohol is used in medicines, all types of medicines में use होता है। It is used in a solvent of fuel in cars, आपका कार में as a fuel पेट्रोल फॉर्म में यूज किया जाता है। एंड द लास्ट वन यूज इज यूजिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स, आपकी जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस आपका अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, विस्की, वाइन एंड एक्सेट्रा, जितने भी आपके ड्रिंक्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इथेनोइक एसिड। स्टूडेंट्स, the next compound, organic compound, name of this organic compound is ethanoic acid. What is ethanoic acid? And alcohol is finished. And the next topic is ethanoic acid. Students, what is the formula of ethanoic acid? The general formula of ethanoic acid is CH3 COOH. That is the second homologous member of carboxylic group. After that is the second homologous member of carboxylic acid group. The first member of carboxylic acid homologous number is COOH, and that is the second member because it has two carbon atom.
Now start the preparation method. What is the preparation method? Students, आप सोच रहे हो what is the homologous number? So in my previous video lecture I would like to explain about what is homologous number. Homologous number is that type of number which is simple hydrocarbon series but differ from CS2 group. आपके simple hydrocarbon number होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है but they are different from CS2 group. उनमें जो डिफरेंस होता है वो CS2 का डिफरेंस होता है a difference between 14 म्यू. आपका ये डिफरेंस 14 म्यू का भी हो सकता है. Preparation method of ethanoic acid is how we can prepare the ethanoic acid. With ethanol, which is a previous product, when ethanol get oxidized, it form ethanoic acid. Students, when ethanol get oxidized, it form ethanoic acid. So what is the formula of ethanol? C2H5OH. It get oxidized, react with acid to oxygen, it form ethanoic acid CH3COOH, and hydrogen gases evolve during this reaction. That is the preparation method of ethanoic acid. That is the formula of ethanoic acid, and that is the formula of ethanol. Now start the physical properties of ethanoic acid. What is the physical properties of ethanoic acid? So students, physical properties of ethanoic acid. Student, first property of ethanoic acid is it always found in liquid state. It found in liquid state at room temperature. The second property of ethanoic acid is it is a colorless liquid. That is a and the next one property is the boiling point of ethanoic acid is about 118 degrees centigrade. So you can say that the BP of ethanoic acid is about 118 degree centigrade. And the fourth one property, it is always sour in taste. आपका ये taste में कैसा होता है? sour होता है. It's sour in taste. And the fifth one property is it is easily miscible with liquids. Miscible with water. आपका ये easily क्या होता है? That is a miscible liquid. Easily आपका mix हो जाता है. Sixth one property, it is freezes and converted into glacial acetic acid. जैसे ही आपका ये freeze हो जाता है, get converted into glacial acetic acid. That is the small crystal of acetic acid. Get converted into glacial acetic acid. So these are the physical properties of ethanoic acid. First one is found in liquid state at room temperature. Second one is that is a colorless liquid. Third one is the boiling point is about 118 degrees centigrade. And next one property is it is sour in taste and that is a miscible liquids.
And last one property, when it freezes, it gets converted into glacial acetic acid. Now start the chemical properties of ethanoic acid. Student, what is the chemical properties of ethanoic acid? Chemical properties of ethanoic acid. Students, in chemical properties of ethanoic acid, the first chemical property, it reacts with, this is a formula of ethanoic acid, CH3 COOH. It reacts with ethanol. Reaction with ethanol. Students, when it reacts with ethanol, C2H5OH, it forms ester and water. It forms ester and water. C2H5 COOCH3 plus H2O. That is the formula of ester. And the second property is combustion. Students, in combustion process, ethanoic acid get burned and get converted into water and get carbon dioxide gas, heat and light. So, formula of ethanoic acid is CH3 COOH plus react with air. It gives CO2 H2O, heat and light. Now balance the chemical reaction. There is number of carbon is 2. Number of hydrogen is 4. Number of oxygen is 4 to 6. 2 is the 4 and 4 to 6. That is the combustion reaction. And the next one reaction is decarboxylation reaction. During carboxylation reaction, CH3COOH is heated, that is the symbol of heating, is heated, carbon dioxide gas is evolved. CO2 gas is evolved during this reaction and it makes CH4, which is a formula of methane. And the next chemical reaction is chemical property is reaction with sodium carbonate. Students, reaction with sodium metal carbonate लेते हैं. Then start the sodium carbonate reaction. CH3COOH. CH3COONA. CH3COONA and hydrogen gas is evolved. That is sodium ethanoate.
that is sodium ethanol. So these are the chemical properties of ethanoic acid. Another chemical properties I'll explain in my next video lecture. Thank you. Have a nice day. Good morning, students. Today we are going to finalize our chapter, Our Indian Music, Story and Anecdotes. This is written by R. Srinivasan. R. Srinivasan Rao is one of the most famous Anglo-Indian writers of South background. Basically, he is a story writer of 20th century, and this story expresses the moral that the music and fine arts are originated in our heart. They cannot be pressurized by anyone. And to prove this point, the writer has described the story of Tansen. I think you have heard the name of Tansen. He was one of the greatest musicians of the world, and he was one of the bard of the court of the king Akbar. Akbar was very much influenced with the music of Tansen. But one day, Tansen told him that his guru Haridas is the greatest musician of the world, and he is nothing. He is pygmy, he is nothing in the comparison of his guru Haridas. Now, this was very curious point for the Akbar, and he urged Tansen that now he has a keen desire to hear the music of his Guru, his Swami Haridas. Okay student, let us continue today the part. Akbar was greatly enraged. Akbar बहुत ज़्यादा जिज्ञासा से भर गए. enraged माने होता है full of deep desire, जिज्ञासा से भर जाना. Akbar was greatly enraged. अकबर बहुत ज़्यादा इस जिज्ञासा, इस ग्रेट डिज़ायर से भर गए कि उनको स्वामी हरिदास का ही संगीत सुनना है. ही वॉन्टेड टू हियर हरिदास. वो हरिदास का संगीत सुनना चाहते थे. बट एम्परर दाउ ही वॉज, ही कुड नॉट गेट हरिदास टू गेट हिज कोर्ट. लेकिन सम्राट, जब लोग सम्राट थे, लेकिन फिर भी वो हरिदास को अपने कोर्ट, अपने दरबार में बुलाने का आदेश नहीं कर सकते थे. सो ही एंड तानसेन वेंट टू द हिमालयाज. इसलिए अकबर, राजा अकबर और तानसेन हिमालय पर मिलने गए. किससे? तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास से. वेयर इन हिज आश्रम, जहाँ आश्रम में dwelt means lived, निवास करते थे स्वामी. जहाँ पर द स्वामी मतलब गुरु, तानसेन के गुरु निवास करते थे हिमालय पर. वहाँ पर तानसेन और अकबर गए. तानसेन हैड ऑलरेडी वॉर्न अकबर. तानसेन ने पहले से ही अकबर को चेतावनी दी थी. ऑलरेडी ही हैज वॉर्न अकबर दैट स्वामी वुड सिंग ओनली इफ ही वांटेड टू, कि उनके गुरु तभी संगीत प्रस्तुत करेंगे, गाएंगे, जब वह खुद से उस संगीत को प्रस्तुत करना चाहेंगे. सेवरल डेज दे स्टेड एट द आश्रम. बहुत दिनों तक वो आश्रम पे रुके रहे. बट स्वामी डिड नॉट सिंग. लेकिन स्वामी ने संगीत नहीं गाया. देन वन डे, तब एक दिन तानसेन sang one of the songs taught by the Swami. एक दिन, चूँकि काफ़ी समय बीत गया था और स्वामी हरिदास ने अपनी तरफ से कोई संगीत प्रस्तुत नहीं किया. और जैसा कि तानसेन को पता था कि संगीत आदेश पर नहीं चलता, आदेश पर नहीं गाया जाता. अगर आदेश पर गाया जाएगा तो जो उसकी ओरिजिनल स्वीटनेस है, जो ओरिजिनल उसकी वैल्यू है, वो ख़त्म हो जाएगी. तो स्वामी से गवाने के लिए तानसेन ने एक प्लान सोचा और वन ऑफ सॉन्ग्स टॉट बाय द स्वामी, जो उनके गुरु स्वामी हरिदास ने उन्हें सिखाया था,
उस संगीत में से, उन गीतों में से एक गीत उन्होंने गाया। एंड डेलिबरेटली विलिंगली, जानबूझकर इंट्रोड्यूस अ फॉल्स नोट, और जानबूझकर तानसेन ने एक गलत सुर लगा दिया, प्रस्तुत किया, यानी जानबूझ करके अपने गीत में जो सुर लय ताल है उसमें मिस्टेक कर दी। It had almost an electric effect on the sun. इसका उस संत पर यानी स्वामी हरिदास पर बहुत इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे बिजली का प्रभाव पड़ जाता है, ऐसा प्रभाव उन पर पड़ा। His ascetic nature received a huge shock. उनका जो स्वामी वाला, संत वाला स्वभाव था, उनको बड़ा गहरा सदमा लगा, धक्का लगा। He turned to तानसेन, वो तानसेन की ओर मुड़े और rebuked him, और उनको डांटा, saying, ये कहते हुए, What has happened to you? तुमको क्या हो गया है? तानसेन, that you, a people of mine, should commit such a gross blunder, कि तुम जो मेरे शिष्य हो, मतलब मेरे जैसे गुरु के तुम शिष्य हो, और तुम इतनी ग्रॉस ब्लंडर, भयंकर भूल, कमिट माने डन, ऐसी भयंकर भूल जो है वो तुमने कर डाली। मीन्स जो ग्रेट मैजिशियंस होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है कि वो संगीत को गलत सुर लय ताल में सुने, ये उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा होती है। और स्वामी हरिदास को भी ये सज़ा बिल्कुल भी कबूल नहीं हुई, स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने उनको डांटा। What has happened to you? तुमको क्या हो गया है तानसेन? मेरे जैसे शिष्य, मतलब मेरे जैसे गुरु के शिष्य होने के बावजूद तुमको इतनी भयंकर भूल कमिट करनी चाहिए। He then started singing the piece correctly. तब स्वामी हरिदास ने अपने उस गीत के मुखड़े को, टुकड़े को, मतलब गीत में जो स्टैंडाज होते हैं उनको अच्छी तरीके से, शुद्ध, अच्छे करेक्ट, मतलब बिना त्रुटि के गाना शुरू किया। द मूड केम अपॉन हिम एंड एनवलप्ड हिम, और गाते गाते उनकी जो संगीत के वो सरिता में बह गए, उनकी मनोदशा उस संगीत से ओतप्रोत हो गई और एनवलप्ड हिम, और संगीत के जादू ने उसको घेर लिया। एंड ही फॉरगेट हिमसेल्फ इन द म्यूजिक, उन्होंने अपने आप को संगीत में खो दिया, यानी वो संगीत में अपने आप को इतना बेसुध हो गए कि सारी चीज़ें भूल गए। विच फिल्ड द अर्थ एंड हेवन, और हरिदास जी ने ऐसा संगीत प्रस्तुत किया जो न केवल धरती पर बल्कि आसमान पर भी गूंज उठा। अकबर एंड तानसेन फॉरगेट देमसेल्व्स इन द शेयर मेलोडी एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक, उस संगीत के चार्म, उस आकर्षण और जादू में, शेयर मेलोडी, उस घोर, उस एक्सट्रीम संगीत के लय सुर ताल में अकबर और तानसेन भी अपने आप को भूल गए। इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस, ये अद्वितीय अनुभव था। व्हेन द म्यूजिक स्टॉप, जब संगीत रुक गया। अकबर टर्न टू तानसेन एंड सेड, अकबर तानसेन की ओर मुड़े और बोले, यू से यू लर्न म्यूजिक फ्रॉम दिस संत, तुम कहते हो तुमने इस महान संत से संगीत की शिक्षा ली है। एंड येट यू सीम टू हैव मिस्ड द लिविंग चार्म ऑफ इट एट ऑल, लेकिन फिर भी इनके संगीत यानी हरिदास जी के संगीत में जो सजीवता है, वो सजीवता तुमने अपने संगीत में नहीं पा पाई है, तुम उसको गेन नहीं कर पाए हो उस हद तक जिस हद तक तुम्हारे स्वामी में वो गुण विद्यमान है। You seems to be but calf beside this soul stirring music, इस अंतःकरण को, सोल स्टीयरिंग म्यूजिक, अंतःकरण को झकझोर देने वाला संगीत, इस अंतःकरण को झकझोर वाले संगीत की तुलना में तुम्हारा संगीत केवल काफ माने घास फूस प्रतीत होता है। इट इज़ ट्रू सर, इट इज़ ट्रू सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं तानसेन। It is true that my music is wooden and lifeless by the side of the living harmony and melody of the master. ये सत्य है कि मेरा जो संगीत है वो इस संगीत की तुलना में वुडन माने लकड़ी की तरह निर्जीव है, लाइफलेस है, निर्जीव है, और इस हमारे इन स्वामी का जो संगीत है वो बहुत सजीव है। हमारे स्वामी, हमारे मास्टर का जो मेलोडी या संगीत है वो जितना तालमेल, सुर, लय, ताल
ताल से युक्त है, उसके आगे मेरा संगीत बिल्कुल लकड़ी है, निर्जीव है। बट देन देर इज दिस डिफरेंस। और तब इस सजीवता का जो गायब होना है, मतलब तानसेन ने ही बताया अकबर को कि स्वामी हरिदास जी के संगीत में जो सजीवता है और मेरे संगीत में जो सजीवता नहीं है, इस डिफरेंस, इस अंतराल का सबसे बड़ा कारण है। आई सिंग टू द एम्परर्स बिडिंग, बिडिंग माने ऑर्डर, आदेश। मैं सम्राट के आदेश पर गीत गाता हूँ। बट माई मास्टर सिंग्स टू नो मैन बिडिंग, लेकिन मेरे मालिक यानी मेरे स्वामी गुरुदास जी, हरिदास जी, वो अपने किसी के आदेश पर नहीं गाते, बट ओनली, लेकिन तभी गाते हैं व्हेन द प्रॉम्प्टिंग कम्स फ्रॉम इनर मोस्ट अंतःकरण से, स्वयं जब उनके प्रॉम्प्ट माने वो आकर्षण, वो संगीत का भाव जन्म लेता है। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। बस इसी बात से मेरे और इनके संगीत में अंतर है। सो स्टूडेंट्स, द स्टोरी प्रूव्स दैट म्यूजिक comes out of inner soul and it cannot be commanded by anyone. The story is completed and now PDF will be provided very soon. Thanks. Have a nice day. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 10th में यूपी बोर्ड सब्जेक्ट हिंदी कक्षा 10 में भारतीय संस्कृति, मैं आपको पाठ पढ़ा चुकी हूँ। भारतीय संस्कृति संस्कृत खंड का पाठ है ये, मैं इस पाठ को आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब देखिए, मैं इसमें आपको संस्कृत प्रश्नोत्तर लिखा है, उसको आपको क्लास वर्क की कॉपी में नोट करना है, ठीक है। उसका जो लेसन पढ़ाया था उसका हिंदी अनुवाद होमवर्क में करना था, और अब मैं ये जो लिखा रही हूँ आपको, ये क्लास वर्क की कॉपी में भारतीय संस्कृति पाठ डाल करके प्रश्नोत्तर लिखेंगे, ठीक है। कोई मिस्टेक मत कीजिए। पहला प्रश्न है, संस्कृति शब्द से किम तात्पर्य। इसका हिंदी में अर्थ है, संस्कृति शब्द से क्या तात्पर्य है, या संस्कृति शब्द से क्या समझते हो। इसका हिंदी अनुवाद है। उत्तर देखिए, मानव जीवन से संस्करण संस्कृति इति संस्कृति शब्द से तात्पर्य। ऐसे सुने, मानव जीवन से संस्करण संस्कृति इति संस्कृति शब्द से तात्पर्य। मानव जीवन का संस्कार करना यानी संवारना ही संस्कृति शब्द का अर्थ है। मानव जीवन को संवारना या मानव जीवन का संस्कार करना ही हमारी संस्कृति शब्द का अर्थ है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति मूलम किमस्ति। भारतीय संस्कृति का मूल क्या है। मूल माने क्या, आधार। भारतीय संस्कृति का आधार क्या है। इसका उत्तर है, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वर एक एव। विश्वस्य स्रष्टा, विश्वस्य माने संसार का, स्रष्टा माने रचयिता, संसार का रचयिता अर्थात ईश्वर एक है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, यही भारतीय संस्कृति का आधार है। ऐसे देखिए, भारतीय संस्कृति मूलम किमस्ति। भारतीय संस्कृति का मूल क्या है। मूल माने क्या होता है, आधार क्या है। इसका देखिए, विश्वस्य स्रष्टा यानी संसार का रचयिता ईश्वर एक ही है। संसार का रचयिता एक ही है। इति ऐसा भारतीय संस्कृति का मूल है। तीसरा प्रश्न है, अस्माकं संस्कृति का दिव्य संदेशा अस्ति। अस्माकं संस्कृति का दिव्य संदेशा अस्ति। अस्माकं माने हमारे, हमारी संस्कृति का अलौकिक
संदेश क्या है? इसका हिंदी अनुवाद हुआ हमारी संस्कृति का अलौकिक संदेश क्या है? उत्तर में आएंगे सर्वेषां मतानां संभावा सम्मानस् अस्माकं संस्कृते दिव्य संदेश अस्ति। इसका प्रश्न देखिए, अस्माकं संस्कृति का दिव्य संदेशा अस्ति। इसका अर्थ है हमारी संस्कृति का अलौकिक संदेश क्या है? उत्तर में आइए सर्वेषां मतानां संभावा सम्मानस् अस्माकं संस्कृते दिव्य संदेशा अस्ति। सर्वेषां माने सभी, सभी मतों में समानता, सभी मतों में समानता। मत क्या? सभी धर्मों को मानने वाले। सभी मतों में समानता, सम्मानस और सम्मान, अस्माकं हमारी, संस्कृति संस्कृति का दिव्य संदेश है। सभी मतों में समभाव यानी समानता और सम्मान हमारी संस्कृति का दिव्य संदेश है। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते? भारतीय संस्कृति कैसी है ना? देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते? भारतीय संस्कृति कैसी है? उत्तर में भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। भारतीय संस्कृति सदैव गतिशील है। उत्तर है भारतीय संस्कृति सदैव गतिशील है। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति काम संगम स्थली। भारतीय संस्कृति किसके मिलन का स्थान है? उत्तर है भारतीय संस्कृति सर्वेषां मतावलंबनां संगम स्थली। उत्तर है भारतीय संस्कृति सभी मतों को मानने वाले अनुयायियों के मिलन का स्थान है। जैसे देखिए भारतीय संस्कृति काम संगम स्थली। भारतीय संस्कृति किसकी मिलन का स्थान है? उत्तर है भारतीय संस्कृति सर्वेषां मतावलंबना संगम स्थली। भारतीय संस्कृति सभी मतों के मानने वालों के मिलन का स्थान है। एक बार फिर से देखिए, मैं फिर आपको समझा देती हूँ। प्रश्न है पहला, संस्कृति शब्द से किम तात्पर्य? संस्कृति शब्द का क्या तात्पर्य है? उत्तर है मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति इति संस्कृति शब्द से तात्पर्य। मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति शब्द का तात्पर्य है। भारतीय संस्कृति मूलम किमस्ति? भारतीय संस्कृति का आधार क्या है? उत्तर है विश्वस्य स्रष्टा ईश्वर एक ही, संसार का रचयिता एक ही ईश्वर है। इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। यही भारतीय संस्कृति का मूल है। अगला प्रश्न है अस्माकं संस्कृते का दिव्य संदेशा अस्ति? हमारी संस्कृति का अलौकिक संदेश क्या है? उत्तर है सर्वेषां मतानां समभावा सम्मानस् अस्माकं संस्कृते दिव्य संदेशा अस्ति। सभी मतों में समानता, सम्मान हमारी संस्कृति का अलौकिक संदेश है। आगे आइए, भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते? भारतीय संस्कृति कैसी है? उत्तर है भारतीय संस्कृति सदैव गतिशीला वर्तते। भारतीय संस्कृति सदैव गतिशील है। भारतीय संस्कृति काम संगम स्त्री। भारतीय संस्कृति किसके मिलन का स्थान है? भारतीय संस्कृति सर्वेषां मतावलंबना संगम स्त्री। भारतीय संस्कृति सभी मतों के अनुयायियों के मिलन का स्थान है। हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत प्रश्नोत्तर चल रहे थे भारतीय संस्कृति पाठ के।
कुछ और शेष थे, वो देखिए प्रश्न। अस्माकं संस्कृति का नियम, हमारी संस्कृति का क्या नियम है? इसका उत्तर है हमारी प्रश्न है, देखिए अस्माकं संस्कृति का नियम, हमारी संस्कृति का क्या नियम है? इसका उत्तर है अस्माकं संस्कृति नियम पूर्वं कर्मं तदनन्तरं फलम् इति अस्ति। हमारी संस्कृति का नियम है पहले काम कर्म और बाद में फल। अस्माकं संस्कृति नियम पूर्वं कर्मं, पहले कर्म, तदनन्तरं फलम् इति अस्ति, और बाद में फल। अगला प्रश्न है विश्व सृष्टा का यानी संसार का रचयिता कौन है? संसार का रचयिता कौन है? उत्तर है विश्व सृष्टा ईश्वर एक एव अस्ति। संसार का रचयिता ईश्वर ही है। संसार का रचयिता एक ईश्वर ही है। भारतीय संस्कृति कस्य विद्याय इति। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति कस्य विद्याय इति। उत्तर है भारतीय संस्कृति विश्वस्य अविद्याय अस्ति। भारतीय संस्कृति संसार का उदय स्थान है, यानी अविद्याय उत्थान है। फिर से देखिए प्रश्न पहला है अस्माकं संस्कृति का नियम। इसका उत्तर है अस्माकं संस्कृति नियम पूर्वं कर्मं तदनन्तरं फलम् इति अस्ति। प्रश्न है विश्व सृष्टा का। उत्तर है विश्व सृष्टा ईश्वर एक एव अस्ति। प्रश्न है भारतीय संस्कृति कस्य विद्याय इति। उत्तर है भारतीय संस्कृति विश्वस्य विद्याय इति। Hello students, welcome to the online classes of SGO. I myself Prachi Trivedi, your math teacher. Students, in my previous class, I discussed the chapter area related to circles. Okay? Now, today we are going to start a new chapter which is volume and surface areas of solids. Okay? Now students, you all know that what is solids? Solids, object having definite shape and size are called solids. Okay? Now, firstly, we discuss the cube division of cuboid and cube. You all know the what is cuboid and cube and the formula related to this. But let's see the division. This is a cuboid. We know that the length of cuboid is L, breadth is B, and height is H. In this case, if we find the volume of cuboid, it is LBH, means length into breadth into height, which is centimeter cube. Okay, or unit, cubic unit. Now students, what is the total surface area of cuboid? Total surface area of cuboid. Total surface area of cuboid is 2LB plus BH plus HL. Okay? And what is the lateral surface area of cuboid? Lateral surface area of cuboid. Lateral surface area of cuboid means area of 4 walls. Okay? In this case, area of 4 walls, we remove the area of bottom and area of top means area of ceiling. Then we get 2HL plus B. Okay? Learn this formula. Now, in cube, this is a cube. Let the side of cube is A. As we know that all sides of cube are equal
length, breadth and height is A centimeter. Okay. Now, what is the volume of cuboid? Volume is equals to AQ. Okay, means length into breadth into height, because all are equal, then it become AQ. Now, the total surface area of cuboid. Students, here we know that there are total 6 surfaces, and the area of one surface is A square, because all surface of each surface of cuboid is in the form of square, and area of square is side square, means A square. There are 6 surfaces, then the total surface area is 6A square. Okay students, now what is the lateral surface area? Lateral surface area of cuboid. In lateral surface area means area of 4 poles. Area of 4 poles is 4A square and square unit. Okay, this is cubic unit and this is also square unit. Okay students, now the next is cylinder. Students, now solids like measuring jars, water bottle, rollers, pillars, pencils, gas cylinder are the shapes like cylindrical shapes. Okay. Now, this is the shape of cylinder. Here, the radius of base is R, smaller, and height is H. Okay, height is H. Okay. Now, if we find the volume of cylinder, then what is the volume of cylinder? Volume of cylinder is pi r square H. Pi r square H. Square unit. Okay. Now students, we can write this formula is, we know that pi r square here in cylindrical shape, base of cylinder is in the shape of circle. Okay, and we know that the area of circle, what is the area of circle? Area of circle is pi r square. Then we can say that volume of cylinder is area of base. Area of base into height. Okay. Area of base is pi r square and H means height. Okay. Now the next is curved surface area of cylinder. Curved surface area of cylinder. Now students, what is curved surface area? For example, this water bottle is, for example, it is actually in the shape of cylinder. Curved surface area means the part, this part is curved surface area. Okay. Then the area of curved surface area is 2 pi r h. 2 pi r h. Here we can say that 2 pi r is the circumference of the base, and here the height of cylinder is h. Then we multiply, when we multiply by h, we get curved surface area of cylinder. Okay. Now students, total surface area. Total surface area. Total surface area means curved surface area plus area of bottom plus area of top, and area of bottom is in the shape circle shape, and this is also a circle shape. Then curved surface area of cylinder is, total surface area of cylinder is curved surface area, which is 2 pi r h plus
radius of cylinder is 2 centimeter and height is 7 centimeter, then find the volume, curved surface area and total surface area of cylinder. Let's see how we solve. Volume is pi r square. H, pi means 22 by 7. We know that the what value of pi. R is 2 into 2 because it is 2 centimeter and H is 7. Okay. Then the volume is 22 into 4, which is 88 centimeter cube. Okay. Now curved surface area is 2 pi r h, means 22 by 7 into 2. R is 2 and h is 7. Then 22 into 4, which is 88 centimeter square. Okay, students. Now total surface area, which is 2 pi r bracket h plus r. 2 into 22 by 7 into 2, h means 7 plus 2. Okay. Then it becomes 88 upon 7 into 9. Upon 7 centimeter square. Okay. Good afternoon. Myself Salim. I will tell you magnetic effect of current. What is magnetic effect of current? Current can conductor produce a magnetic field. Its process is called magnetic effect of current. If any what is magnetic effect of current? Now I repeat this, magnetic effect of current. It means current carrying conductor produce a magnetic field around it. Then its process is called magnetic effect of current. Now today I will teach you magnetic field. Now the magnetic field is the area around a magnet in which there is magnetic force. The magnetic field is the area. Magnetic field is the area around the magnet in which there is magnetic force. Now I am explaining. This is a bar magnet. A bar magnet. Now magnet is produce a magnetic field around it when a iron particles, when a iron pieces is placed in the magnetic field. When a iron pieces is placed magnetic field. Now a force act on iron pieces. According to force, iron pieces attract to magnet. Now we can say this area is magnetic force. Now magnetic force, according to example, the magnetic field is the area around a magnet in which there is magnetic force. This is magnet. Now this is
magnetic field around the magnet. When iron piece placed in the magnetic field. Now, if force act on iron piece, then iron piece goes to magnet. Now, we can say this area is magnetic field. Now, the magnetic field is the area around a magnet in which there is magnetic force. And next important point, moving electric charge can make magnetic field. How? Moving electric charge can make magnetic field. How? And explain when. Let us consider a conductor wire. When a electron moves in the conductor wire, then conductor wire will produce magnetic field around it. Then its process is called magnetic effect of current. And how produce the magnetic field due to current carrying wire. Now, moving electric charge as electron, proton can make magnetic field. Then what is magnetic field? Magnetic field is the area around a magnet in which there is magnetic force. It is denoted by symbol capital B. Now its unit is Tesla. Weber per meter square. Weber per meter square. And next, Newton per ampere meter or Gauss. The magnetic field having 4 units. First is Tesla, and second is Weber per meter square, and next Newton per ampere meter or Gauss. And goes to new point, compass. This is very important point for magnetic effect of current. When the find direction of magnetic field or magnetic field line. Now it's used to. Then compass. Definition: a compass is a device that detects the direction of magnetic field or magnetic field line. Now we can say a compass is a device. A compass is a device that detects the direction of magnetic field or magnetic field line. Now it consists of a magnetic field line. It consists of a magnetic field line that free to rotate at midpoint. Now I am explaining. We can take a plastic box. Now its midpoint, and this is a magnetic needle. It's having north pole and south pole. Now consists a compass. Then I will explain. It consists of magnetic field line inside the plastic box. It consists of magnetic field line inside the plastic box. Now the magnetic needle
free to rotate at midpoint. Now, its device is called compass. A compass is a device. A compass is a device which detects the direction of magnetic field and magnetic field lines. Now, you can use to find the direction of magnetic fields every time. Now, any question? Understand? And repeat. A compass is a device. A compass is a device. This device is very important instrument for chapter magnetic effect of current. Then it's used to find the direction of magnetic field. It's used to find the direction of magnetic field. Now, a compass is a device that detects the direction of magnetic field or magnetic field line. It consists of magnetic needle inside the plastic box. This needle free to rotate at midpoint. Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution, and I will continue my chapter 3 Democracy and Diversity. कल भी मैंने अपने वीडियो में इसी में डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी का एक टॉपिक क्लियर किया था, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स, जो मैंने बताया कि किस तरीके से जो पॉलिटिक्स है वो सोशल डिविजन्स के साथ में उस पर इफेक्ट करती है. In my previous video, I had already taught you about the two examples like Northern Ireland, जहाँ पर कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स थे, एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज यूगोस्लाविया, जहाँ पर एक पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन था पॉलिटिकल पार्टीज में, जिसने यूगोस्लाविया को क्या किया था, 7 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया था. और जो नदर आइलैंड का जो एग्जाम्पल था उसमें जो रिजल्ट निकल कर आया वो था एक पीस ट्रीटी जो 1998 में हुई. इसी टॉपिक्स को हम आगे बढ़ाएंगे, 3 डिटरमिनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल आउटकम्स. अब जो पॉलिटिकल आउटकम क्या निकल कर आते हैं वो हम आपको अभी यहाँ पर बताएंगे. फर्स्ट हमारा पॉइंट है पीपल परसेप्शन अबाउट देयर आइडेंटिटीज. सबसे बड़ी चीज़ इसमें डिपेंड करता है कि पीपल्स का जो परसेप्शन है उनकी आइडेंटिटीज का, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी लीडर है, अगर वो अपना एक सिंगुलर और एक्सक्लूसिव लेकर चलता है कि किसी एक जो है वो ग्रुप को वो सपोर्ट करता है या किसी एक जो है वो पर्सन को वो सपोर्ट करता है, तो ये प्रॉब्लम्स करते हैं और ये बहुत डिफिकल्ट होता है अकोमोडेट्स करने के लिए. तो हमें क्या चाहिए कि हम एक सिंगुलर और एक्सक्लूसिव आइडेंटिटीज़ को बनाकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी पॉलिटिकल लीडर को एक सिंगल आइडेंटिटी बना के नहीं चलना होता है. अगर उसकी जगह वो एक मल्टीपल और कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन लेके चलता है, अगर वो मल्टीपल मतलब कि सिर्फ एक ग्रुप के बारे में, मतलब कभी कभी क्या होता है जो लीडर्स होते हैं वो सिर्फ मेजॉरिटी के बारे में सोचते हैं. जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे यहाँ, जैसे हमारे मुस्लिम्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं या ओबीसीज हैं, इन माइनॉरिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी जो की डिमांड्स होती हैं वो हमको नहीं देखते. तो उससे क्या होता है, जब हम सिंगुलर और एक्सक्लूसिव होते हैं तो वो एकोमोडेट करने में हमें बहुत डिफिकल्टी होती है. बट अगर हम मल्टीपल और कॉम्प्लीमेंट्री होकर चलते हैं, देन सिचुएशन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर भी होती हैं और ईजियर हो जाती हैं किसी भी सोसाइटी के या किसी भी नेशन के पॉलिटिक्स को आगे चलाने के लिए. सेकेंड थिंग क्या आती है कि रोल ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स. जो दूसरी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है वो पॉलिटिकल लीडर का रोल होता है कि वो किस तरीके से उस सोसाइटी में अपने इलेक्शन के पहले जो है वो किस तरीके से उस सोसाइटी को जो है मैनेज करता है. सबसे पहले कि किस तरीके से वो हाउ रेज द डिमांड्स ऑफ द कम्युनिटी. जिस भी कम्युनिटी को होता क्या है, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो इलेक्शन के टाइम पर उन वीक ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, जिन वीक ग्रुप से उनको क्या होता है वोटिंग की चांसेस होते हैं, क्योंकि वो अपनी वोटिंग के लिए जो है वो किसी भी वीक ग्रुप की डिमांड्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को रेस करते हैं. तो ये उस पर डिपेंड करता है कि हाउ रेस डिमांड्स ऑफ द कम्युनिटी, कि वो किसी भी कम्युनिटी की डिमांड को कितना ज़्यादा रेस कर रहे हैं, कितना ऊपर उठा रहे हैं, कितना वो उसका ध्यान गवर्नमेंट की तरफ ला सकते हैं. और इससे क्या होता है कि इफ डिमांड्स आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, और दूसरी चीज़ है कि जो भी डिमांड होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ही होनी चाहिए.
अगर वो डिमांड्स अलग जा रही हैं किसी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वो ब्रेक कर रही हैं तो वो डिमांड्स उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट के पास तक ना पहुँचेंगी और ना उसका उतना ज़्यादा जो है वो हमें इफेक्ट मिलेगा। तो पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से अपने कम्युनिटी की डिमांड को रेज कर रहे हैं। एंड द थर्ड इज द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। फिर इसके बाद लास्ट चीज आती है कि गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड हो रहा है उस पॉलिटिकल डिवीज़न का या उस सोशल डिवीज़न का या पॉलिटिक्स में जो डिवीज़न हमारा जो है वो मर्ज हो रहा है उसका एटीट्यूड क्या है गवर्नमेंट का उसके लिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी डिमांड्स जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स रखते हैं उसके ऊपर वो जो गवर्नमेंट है वो रिएक्ट कैसे कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट का मतलब ये है कि अगर हमने अपनी माइनॉरिटीज़ को लेकर मतलब पॉलिटिकल लीडर्स माइनॉरिटीज़ को लेकर अगर कोई जो है वो बात किसी के सामने रख रहे हैं उनके अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए अगर उन्होंने अपनी बात को अपनी डिमांड को गवर्नमेंट के सामने रखा तो गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हीं चीज़ों को मानती है जिसमें मेजॉरिटीज़ हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होता है वो उसी पर रिएक्ट करती है। किसी एक सोशल ग्रुप को या किसी एक सोशल जो है वो कम्युनिटी को बिलोंग गवर्नमेंट ही करती है। तो थर्ड जो हमारा बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स है वो क्या है, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है। एंड नाउ द कंक्लूजन ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डिवीजन। डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी चैप्टर में हमने जब पढ़ा था स्टार्टिंग में तो मैं आपको ये बता रही थी कि डेमोक्रेसी हमको सबसे पहले यहाँ पर ये क्लियर करा था मैंने कि डेमोक्रेसी क्या है और डाइवर्सिटी क्या है। अब जब हम इस चैप्टर का कंक्लूजन पढ़ रहे हैं, कंक्लूजन का मतलब है कि हमने पूरे चैप्टर में जैसे कि हमने स्टार्ट करा था मैक्सिको ओलंपिक की स्टोरी से, देन हमने आपको सोशल डिवीज़न, सोशल डिफरेंसेस एंड सोशल डाइवर्सिटी को क्लियर किया था। उसी के साथ साथ अब हम लास्ट जब कंक्लूजन करने जा रहे हैं, हाँ फिर हमने ये बताया कि किस तरीके से सोशल डिवीज़न जो है उसका पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट होता है, कौन सा पॉजिटिव इफेक्ट होता है और क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अब इसी में हम आगे कंटिन्यू जब इसके कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं तो हम ये बताएंगे कि किस तरह से जो हमारी डेमोक्रेसी है वो एक बेस्ट वे होती है किसी भी डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए और उसको एकोमोडेट करने के लिए। तो नाउ इन द कंक्लूजन द फर्स्ट पॉइंट, द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस इज वेरी नॉर्मल। जब हम डेमोक्रेसी में देखते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो होता है सोशल डिफरेंसेस का मतलब अलग अलग सोशल ग्रुप्स का, क्योंकि हम सोशल डिफरेंस का मतलब किसी भी सोसाइटी का अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होगा। तो जो डेमोक्रेसी होती है वो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म होती है सोशल डिफरेंसेस को बहुत ही नॉर्मली और बहुत ही हेल्दी बनाने के लिए और अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। तो दैट इज द फर्स्ट कंक्लूजन। एंड द सेकेंड इज इट कैन बी वेरी हेल्दी। हाँ, जैसे मैंने बताया कि बहुत नॉर्मल एक्सप्रेशन और बहुत ही हेल्दी एक्सप्रेशन हम डेमोक्रेसी के माध्यम से दे सकते हैं। सेकेंड है द वेरियस ग्रुप्स एक्सप्रेस देयर प्रॉब्लम। इन डेमोक्रेसी में ही ये पॉसिबल होता है कि जितने भी वेरियस ग्रुप्स हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के हों जैसे विमेंस हैं, या फिर माइनॉरिटी में जैसे आपके शेड्यूल कास्ट आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स आती हैं, एंड जो है वो ओबीसीज आते हैं। तो ये जितने भी वेरियस ग्रुप्स होते हैं माइनॉरिटी के, वो अपनी प्रॉब्लम्स को ईजिली और हेल्दी तरीके से, नॉर्मली तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन भी है और साथ साथ में वेरियस ग्रुप्स भी अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करते हैं। द थर्ड इज सोशल डिफरेंसेस लीड टू अ अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज और इनजस्टिस। अब इसमें क्या है कि जो सोशल डिफरेंस होते हैं वो इनइक्वालिटीज और इनजस्टिस जो भी किसी भी ग्रुप के साथ में अगर हो रहा है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी क्या, सबसे पहले जो चैप्टर में हमने बताया कि डेमोक्रेसी क्या कहती है, इक्वालिटी, क्योंकि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड लाइक दैट। तो डेमोक्रेसी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ओनली वन थिंग, दिस इज यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइजिंग, कि हमारे पास राइट टू वोट है। तो डेमोक्रेसी कहती है इक्वालिटी। तो हम डेमोक्रेसी में ही जो है वो इनइक्वालिटी और इनजस्टिस किसी के साथ ना हो, ये भी एक हमारा इसमें कंक्लूजन निकल कर आता है। एंड द लास्ट, द डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू रिकॉग्नाइज एंड ऑल्सो एकोमोडेट डाइवर्सिटी। तो एक जो डेमोक्रेसी है वही एक बेस्ट वे है किसी भी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए। तो दैट इज द ऑल अबाउट दिस चैप्टर। And the chapter is also finished, democracy and diversity, and you write notes with the help of PDF file which I sent you with this video. Thank you.